दोस्तों, सेंट्रल एशिया के सभी देशों में सबसे छोटा है ताजिकिस्तान देश, जो पामीर की गांठ के बिल्कुल बगल में मौजूद है और पूरी तरीके से भू आबद्ध है, यानी कि लैंड लॉक है, कहीं भी समुंदर से नहीं जुड़ता है। अगर इसके अनुमानित क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1,42,326 से 1,44,100 वर्ग किलोमीटर के बीच में है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये मध्य एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। लैटिट्यूड अक्षांश देखोगे तो 36 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ से लेके 41 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ तक ये जाता है, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर की बात करोगे तो 67 डिग्री 31 मिनट ईस्ट से लेके 75 डिग्री 14 मिनट ईस्ट तक ये जाता है। इस हिसाब से इसकी स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर हो जाती है। बात करें इसकी सीमाओं और पड़ोसी देशों के बारे में तो पूर्व में ये चीन से लगता है, लगभग 494.95 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दक्षिण में ये अफगानिस्तान से लगता है, 1344.15 किलोमीटर की सीमा है, जो कि सबसे बड़ी सीमा है इसकी। और इस सीमा का एक बड़ा हिस्सा पंज और आमू दरिया से बना हुआ है। अभी इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है नशीली पदार्थ का तस्करी की जाती है इस सीमा से। ये बहुत खतरनाक सीमा है। पश्चिम में ये उज्बेकिस्तान से लगता है, 1332.9 किलोमीटर की सीमा है। इसी पर बना हुआ है रोगुन बांध, जिसकी वजह से उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में झगड़ा चल रहा है। उत्तर में ये किर्गिस्तान से लगभग 987 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस हिसाब से इसकी टोटल जमीनी सीमा 4,159 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। बात करोगे इसकी जलवायु के बारे में तो पामीर की गांठ के एकदम नजदीक है ये। इस वजह से इस देश का लगभग 93% हिस्सा पहाड़ी है, यानी पर्वतीय क्षेत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो पहाड़ हैं ये 300 मीटर से शुरू होकर 7,495 मीटर तक जाते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर आपको 7,000 मीटर से ऊंची कई सारी चोटियां देखने को मिल जाएंगी। अब चूंकि यहाँ का भूगोल पर्वतीय है, पहाड़ी है, इस वजह से यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय और चरम होती है। यहाँ का जो तापमान है वो जनवरी में -61 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में आप देखोगे वाखान कॉरिडोर के पास, तो यहाँ पे बुलुनकुल झील आपको नजर आएगी। इस झील का तापमान जो है वो -61 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं जुलाई के महीने में पंज के हिस्से में अगर आप देखोगे, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में, तो यहाँ तापमान +45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो अब आप समझ सकते हो कि इतने छोटे से देश में भी तापमान का इतना बड़ा अंतर है, तो किस हिसाब से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता होगा। अगर ताजिकिस्तान की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक 350 किलोमीटर। इस हिसाब से आप इसका क्षेत्रफल समझ सकते हो। राजधानी की बात करें तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर और सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र है। 2025 के हिसाब से इस शहर की जनसंख्या लगभग 12,72,400 थी, और पूरे ताजिकिस्तान की बात करोगे तो 1,07,86,734 वहाँ की जनसंख्या थी। तो इसे आप याद रख सकते हो। बात करेंगे यहाँ के प्रशासनिक प्रभागों के बारे में तो इसे 4 प्रशासनिक प्रभागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले आता है सुगद विलायत। ये एक प्रांत है। इसकी राजधानी है खुजंद। ये जो है उत्तरी औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र माना जाता है और फरगाना घाटी का ये हिस्सा है। इसके उत्तरी हिस्से में फरगाना घाटी है। ये फरगाना घाटी ताजिकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि पूरा देश ही पहाड़ी देश है, तो ऐसे में ज़्यादातर कृषि कहाँ होगी, घाटियों के अंदर ही होगी। तो ये फरगाना घाटी जैसी घाटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। दूसरा आता है खतलौन। खतलौन जो है ये एक प्रांत है और इसकी राजधानी है बोख्तर। दक्षिण कृषि और औद्योगिक केंद्र इसको माना जाता है। जो दक्षिणी कृषि होती है वो मेनली इस प्रांत के अंदर ही होती है, और ये अफगानिस्तान की सीमा के बहुत ज़्यादा निकट है। तीसरा आता है गोनो बदखशान। ये एक स्वायत्त प्रांत है और इसकी राजधानी है खोरोग। ये अत्यधिक पर्वतीय क्षेत्र है, जो सबसे ज़्यादा पर्वतों से घिरा हुआ ये वही क्षेत्र है। चीन के साथ ये सीमा साझा करता है और यहीं पर यहाँ की सबसे कम आबादी रहती है। जाहिर सी बात है यहाँ का माहौल बहुत कठिन होगा रहने के लिए, सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से जनसंख्या काफ़ी कम रहती है। ज़्यादातर जनसंख्या आपको घाटियों के अंदर ही देखने को मिलेगी। और जो चौथा हिस्सा आता है वो है गणराज अधीन क्षेत्र। ये जो है केंद्रीय अधीन क्षेत्र है और दुशानबे इसकी राजधानी है, यानी कि टोटल राजधानी यहीं पर मौजूद है। केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण है इस जगह पर। जो भी राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां होती है उसका केंद्र इसी को माना जाता है। अब बात करें ताजिकिस्तान की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में तो यहाँ की भू आकृति बहुत ही खास है, क्योंकि सबसे ऊंची और प्रभावशाली पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में पामीर पर्वत श्रृंखला, हिसोर अलाई पर्वत श्रृंखला, ज़राफशान पर्वत श्रृंखला और तुर्किस्तान पर्वतमालाएं आती हैं।
इसके उत्तरी क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो यहीं पर आपको फरगाना घाटी नज़र आएगी, जो कि कृषि और जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। ज़्यादातर जनसंख्या यहीं रहती है क्योंकि अच्छी कृषि यहीं पर हो जाती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भाग देखोगे तो यहाँ पे तुर्कमेनियाई और ज़राफ़शान हिसौर जैसी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी। एक ओलोए पर्वत श्रृंखला भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा इस देश की सबसे इम्पॉर्टेंट जो माउंटेन रेंज है वो पामीर माउंटेन रेंज है, जो दक्षिण पूर्व हिस्से के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ताजिकिस्तान की जो उपजाऊ घाटियां हैं वही यहाँ की जान मानी जाती है। इन पर्वतीय क्षेत्रों के बीच दक्षिण पश्चिम में आपको बेसिकली वक्ष घाटी देखने को मिलेगी और हिसौर जैसी उपजाऊ घाटियां देखने को मिलेगी, जो कृषि और जल विद्युत के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो यहीं पर बसी हुई है ताजिकिस्तान की जान। अब बात करें ताजिकिस्तान की नदी प्रणालियों और जल झगड़ों के बारे में, तो देखो ताजिकिस्तान की जो नदियां हैं वो पूरे मध्य एशिया के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां हाइड्रो संसाधनों का लगभग 60% हिस्सा है। बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पर हैं जो पिघलते हैं, जिससे कई सारी नदियों का निर्माण होता है और पूरे मध्य एशिया के लिए पानी का व्यवस्था होती है एक तरीके से। मैं आपको बता दूं कि ये वो देश है जहां पर 10 किलोमीटर से लंबी लगभग 947 नदियां बहती हैं, जो आगे जाके बहुत सारी नदियों में मिलती हैं और इनका टोटल क्षेत्र लगभग 28,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्रमुख नदी प्रणालियों में सबसे पहले आती है पंज नदी, जो कि लगभग 921 किलोमीटर लंबी है और अफगानिस्तान के साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ताजिकिस्तान की। दूसरी है वक्ष नदी, जो कि लगभग 524 किलोमीटर लंबी है और इसी पर बना हुआ है रोगुन बांध, जिसको रोगुन एचपीपी आप कह सकते हो, जिसकी वजह से उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में झगड़ा चल रहा है। अभी इसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ और भी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो यहाँ पर बनी हुई हैं वक्ष नदी के ऊपर। फिर आती है ज़राफ़शान नदी, जो कि लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद आता है सिर दरिया, जो कि लगभग 185 किलोमीटर लंबा है और उत्तरी मध्य एशिया में बहता है। आखिर में यहाँ की सबसे बड़ी नदी आती है आमू दरिया, जो कि मध्य एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका जो निर्माण है वो वक्ष और पंज नदियों के संगम पे होता है। अच्छा, इसी आमू दरिया को ऐतिहासिक तौर पे ऑक्सीन नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये रोगुन पन बिजली परियोजना की वजह से ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में झगड़ा किस बात का चल रहा है। तो देखो, ये जो नदी बहती है, ये नदी कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। इसमें जो ऊपरी राज्य है या ऊपरी देश जिसको आप कह सकते हो वो ताजिकिस्तान है, और जो निचला देश है वो उज्बेकिस्तान है। अब चूंकि पानी इसके अंदर बहुत रफ्तार से बहता है, यही कारण है कि इसके ऊपर रोगुन परियोजना लगाई ताजिकिस्तान ने। एक भारी इन्वेस्टमेंट किया और एक पूरा बांध तैयार किया जिससे कि पन बिजली बनाई जा सके। इससे क्या होगा कि ताजिकिस्तान की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होंगी ही, साथ ही वो बाहर भी बिजली बेच सकता है और इससे राष्ट्रीय हित में अच्छा फायदा होगा, मुनाफा होगा। अब इसमें उज्बेकिस्तान का विरोध ये है कि अगर आप इसके ऊपर कोई परियोजना बनाते हो तो इस वजह से आप पानी को स्टोर करोगे। पानी स्टोर करोगे तो निचले राज्यों में यानी कि उज्बेकिस्तान के अंदर पानी कम पहुंचेगा और इसी पानी से वहां पर कृषि होती है। तो बेसिकली ताजिकिस्तान ये कह रहा है कि हम पानी से बिजली बनाना चाहते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो सके। उज्बेकिस्तान ये कह रहा है कि हमारी कृषि को असर पड़ेगा, इस वजह से आप पानी रोक नहीं सकते हो क्योंकि आप ऊंचे राज्य हो, हम निचले राज्य हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंडिया और पाकिस्तान में चलता है कि जब इंडिया झेलम या चिनाब नदी के ऊपर कोई परियोजना बनाने की बात करता है, बड़ी परियोजना बनाना चाहता है, तो पाकिस्तान उसका विरोध करता है कि पानी कम हो जाएगा। तो बिल्कुल यही जो झगड़ा है वो ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में चल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आखिर में बात करें यहाँ के हवाई अड्डों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह तो है नहीं क्योंकि ये समंदर से जुड़ता नहीं है। तो दुशानबे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर प्रमुख है, जो राष्ट्रीय राजधानी के अंदर मौजूद है, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। दूसरा है खुजंद हवाई अड्डा, ये उत्तर क्षेत्र जो है, उत्तरी क्षेत्र का जो व्यापार होता है उसको संभालता है। बेसिकली फरगाना घाटी के लिए प्रवेश द्वार है ये। फिर आता है कुरघोटप्पा, ये जो है दक्षिण कृषि और औद्योगिक केंद्र के लिए ज़रूरी है। दक्षिणी कृषि और औद्योगिक केंद्र को आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर आता है कुलियाब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा दक्षिण पश्चिमी संपर्क और क्षेत्रीय महत्व के लिए ज़रूरी माना जाता है। आखिर में आता है खोरोग हवाई अड्डा, जो अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। बेसिकली आपको ये स्वायत्त क्षेत्र में नजर आएगा, GPAO के अंदर। ये उसके लिए जीवन रेखा माना जाता है। तो इस तरीके से 5 इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं यहाँ पर जिनको आप देख सकते हो। मेनली खुजंद वाला और दुशानबे वाले को आपको याद रखना है क्योंकि इससे सवाल बन सकता है और सबसे ज़्यादा प्रमुख भी है ये।
तो दोस्तों ये हो जाता है ताजिकिस्तान का भूगोल। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बिल्कुल ना छोड़े, इसलिए मैं आपको इजी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।